हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं पॉलिटी की 7वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा भारतीय संसद। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय संसद से किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संसद के नाम से। अगला है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय सदन के कितने सदस्य होते हैं? तो 2 सदस्य होते हैं। फिर उसके बाद तीसरा आता है हमारा क्वेश्चन, जो कि है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इससे कहा जाता है लोकसभा को। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? जो संसद है उसका सबसे लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। अगला है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो ये राज्यसभा हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि संसद का जो लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा है और संसद का स्थायी सदन जो है वो राज्यसभा होता है। फिर अगला है कि भारतीय संसद जो है वो बनती है, तो कैसे बनती है? वो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो बनती है। इन्हीं तीनों को मैच करके, मिक्स करके जो बनाया गया है वो संसद कहलाता है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि भारतीय संसद जो है वो किस प्रकार की होती है। उसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और भारत का जो राष्ट्रपति होता है, ये तीनों शामिल होकर जो है वो संसद बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 जो है वो ये बताता है कि संसद के अंतर्गत सभी सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित किया जाएगा। अगला है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये 3 अंग होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि हमारी भारतीय संसद जो है वो कितने अंगों से मिलकर बनी है? तो 3 अंगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसे मिलाकर हमारी संसद जो है वो बनती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? ये कहा गया है आर्टिकल 79 में। तो आप इसे याद रखेंगे कि आर्टिकल 79 जो है वो संसद के बारे में बताता है। तो आपने याद रखा कि आर्टिकल 79 जो है वो संसद के बारे में बताता है। तो आपने इसे अच्छे से याद रखा कि आर्टिकल 79 जो है वो भारतीय संविधान में संसद को बताता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संघ के लिए एक संसद होगी। ये कौन से आर्टिकल में बताता है? तो आर्टिकल 79 में बताता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 80 आता है, इसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 81 आता है, इसमें लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो आप तीनों इसे क्रम से याद रखेंगे, 79, 80, 81। जैसे 79 में संसद के बारे में बताया गया है, 80 के बारे में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 81 के बारे में जो है वो लोकसभा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन से हैं? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्न सदन जो है वो छोटा होता है, इसलिए लोकसभा, और उच्च सदन मतलब ये बड़ा होता है, इसलिए राज्यसभा। अगला है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट सक्षम होता है। तो आप इसे याद रखें कि संसद को भंग करने के लिए जो प्रेसिडेंट होता है वो इस काम के लिए सक्षम है। अगला है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो कम से कम 6 माह की जो है वो समय अंतराल होना चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच कितना टाइम पीरियड होना चाहिए? तो 6 मंथ का होना चाहिए। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है। तो आपने इसे याद रखा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। अगला है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। तो आप इसे याद रखेंगे कि साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा के मतभेद होने पर, मतलब कि जब लोकसभा राज्यसभा की बात से संबंधित नहीं है और उससे एग्री नहीं करती है, तब उनकी संयुक्त बैठक होती है और उनके बीच में एक समाधान निकाला जाता है कि लोकसभा वाले को क्या पसंद है और राज्यसभा वाले को इस टॉपिक पे क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो जब उनके बीच में मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है,
तब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। तो आपने इसे याद रखा कि जब संसद के दोनों सदन साथ बैठते हैं तो वो एक किसी बिल के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसमें लोग बताते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है और दूसरी तरफ राज्यसभा के लोग कहते हैं कि हमें ये चीज़ इसमें नहीं चाहिए। तो इन दोनों पे जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब ये दोनों सदन जो है वो साथ बैठते हैं और उस पर विचार करके उसका हल निकालते हैं। तो इसलिए इनकी संयुक्त बैठक होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है तो ये प्रश्नकाल होता है। तो आपने इसे याद रखा कि संसद की कार्यवाही सूची में जो प्रथम विषय होता है वो प्रथम काल के नाम से जाना जाता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की भारत को देन है, तो ये शून्यकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वो बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो 60 दिन तक, लगभग 2 महीने तक अगर वो सदन में नहीं जाता, ये चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, अगर उसमें बिना बताए 2 महीने या फिर 60 दिन तक वो नहीं जाता तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त मानी जाती है। अगला है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? जो संसद में लोग बैठे रहते हैं उनके वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद ही खुद करती है। अगला है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति या फिर कोरम है? तो 1/10वां भाग जो है वो जो है सदस्यों का होना चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? तो 1/10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये संघीय सरकार के नाम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। आपने याद रखा कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को और किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला है, भारत सरकार के निर्णय अनुसार एक संसद सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो 5 करोड़ रुपये जो है वो खर्च कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो ये राष्ट्रपति लेता है। अगला है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये संसद का होता है। तो आपने इसे याद रखा कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करता है? तो ये न्यायपालिका करती है। तो आपने इसे याद रखा कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। अगला है, भारत की पार्लियामेंट जिसे हम संसद भी कहते हैं, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे, 1927 में भारत की पार्लियामेंट का जो है वो उद्घाटन किया गया था। अगला है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि संसद के दोनों सदस्य की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो वो लोकसभा का स्पीकर करता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी ने अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछ रखे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है।
ऐसे क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये आर्टिकल 84 में कहा गया है। अगर आर्टिकल 84 में ये क्या कहा गया है कि संसद में किसी भी सदस्य की योग्यता तब हो जाएगी जब वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जब किसी नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है? तो गणना करके आधार पर, मतलब कि वोट करके वो लोग देखते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे कि जब बजट पारित नहीं होता तब सरकार अपने खर्चे किस तरह से पूरी करती है कि वोट कराकर, गणना के आधार पर, मतदान कर कर, वोट कर कर। अगला है, भारत सरकार की किस वर्ष संसद ने अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया? तो 1963 में आरंभ किया था। तो आप नीचे देख सकते हैं कि 1963 में संसद द्वारा पारित यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 द्वारा भारत का पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया गया। तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया गया, किस वर्ष में? तो 1963 यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है वो म्यूचुअल फंड जो है वो आरंभ किया गया। अगला है, भारतीय संसद ने डैश में नागरिकता विधेयक पारित किया। जो नागरिकता संशोधन है वो कब पारित किया गया था? तो 2019 में किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संसद ने 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था? 1986 में इसे किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है वो उपभोक्ता होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो उससे लेकर उसे भंग करने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले इस पर आसीन रहता है। कौन? सभापति होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सभापति जो है वो दूसरी लोकसभा के भंग होने के बाद भी जो नई लोकसभा बनेगी उस पर जो पहला अध्यक्ष चुना जाएगा वो सभापति ही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका ईयर याद होना चाहिए। तो ये 1956 में इसे पारित किया गया था। तो आपने इसे याद रखा कि भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 में किया गया था। नीचे आप देख सकते हैं, दिसंबर 1953 में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इस आयोग को 30 सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में पारित हो गया था। तो आप ये याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 में इसे पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। तो ये कौन होता है? विधेयक सदन के समक्ष। तो आप इसे याद रखेंगे कि विधेयक सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम डैश में पारित किया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें कि 1976 में इसे पारित किया गया था। तो आपने इसे याद रखा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम जो है वो 1976 में पारित किया गया था। नीचे आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में पारित किया गया था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे आरआरबी की स्थापना 26 सितंबर 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होता था? तो उसके पति का होता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1956 के अनुसार जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था उस पर अगर कोई महिला वसीयत बनाने से पहले मर जाती है तो उसकी संपत्ति का जो पहला अधिकार होगा वो उसके हस्बैंड पे यानी उसके पति पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं जिसे संसद द्वारा वर्ष 1977 में पारित किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि सदन के विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय किए गए जिसे संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1977 में 1977 में इसे पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
को एक संशोधन को वर्ष डैश में पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्त को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो इसे 2019 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। तो कब? 1955 में इसे लागू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो 1955 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं। तो कौन शामिल है? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और भारत का राष्ट्रपति होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की संसद में कौन से अंग शामिल हैं। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। तो आप इसे याद रखेंगे, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ये करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत की संसद के पास होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो चुनाव आयोग के परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही करता है, पर चुनाव आयोग से परामर्श लेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कानून बनाने का अंतिम अधिकार किससे पास होता है? तो ये संसद के पास होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों को वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये संसद करती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के जो जितने भी सदस्य हैं उनके वेतन का निर्णय कौन करता है? तो वो भी संसद ही खुद करती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? जो शून्यकाल होता है, शून्यकाल के तुरंत बाद का समय होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि शून्यकाल क्या होता है? कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने इसे याद रखा कि शून्यकाल जो है वो क्या होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है। तो जैसे कि आप नीचे से देख सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। और शून्यकाल कब से कब तक होता है? तो 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि शून्यकाल किसे कहा जाता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। और ये कितने बजे से कितने बजे तक होता है? तो दोपहर 12 बजे के से 1 बजे तक होता है। अगला है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो संसद के जब दोनों सदन ने पारित कर दिया तो किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है कि वो उस पर सहमति दें। तो आपने इसे याद रखा कि संसद के दोनों सदनों तथा पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा सहमति किए जाने के बाद वो विधेयक जो है वो संसद का अधिनियम बन जाता है। अगला है, विधायिका की सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जो विधायिका होती हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो कानून बनाना होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो कानून बनाना होता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए एक सूचना जारी करता है? तो वो राष्ट्रपति जो होता है वो अधिसूचना जारी करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? तो ये वित्त मंत्री हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि राजनीतिक विधायिका से संबंधित कौन होता है इनमें से? तो वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संसद के किस प्रावधान में बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के किस प्रावधान में बदलाव के लिए विशेष बहुमत का आवश्यकता होती है? तो मूल अधिकार की। अगला है, कुल मिलाकर पंजाब में डैश संसदीय राज्यसभा की सीटें हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पंजाब में राज्यसभा की कितनी सीट हैं? तो इस समय जो है वो 7 सीट है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पंजाब में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो 7 सीट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो जो आंध्र प्रदेश है उसमें लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो आंध्र प्रदेश के लोकसभा में 25 सीटें हैं। जो आप याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 25 सीट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोवा राज्य के पास लोकसभा में कितनी सीट प्राप्त है? जो गोवा राज्य है वहाँ पे लोकसभा की कितनी सीट है? तो 2 सीट है। तो आप इसे याद रखेंगे अच्छे से, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो गोवा के राज्य में जो है, गोवा राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 2 सीट है। अगला है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा।
अगला है भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल के नेता। अगला है भारत की किस संसदीय समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति की, क्योंकि वो उसी के प्रमुख होते हैं। अगला है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्रकलन समिति है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति होती है उसका क्या नाम है? तो प्रकलन समिति इसका नाम है। अगला है भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संसद में कौन जो है वो बजट प्रस्तुत करता है? तो भारत का वित्त मंत्री जो है वो बजट प्रस्तुत करता है। अगला है इनमें से कौन सी कार्यवाही संघ के बजट से संबंधित है? तो कटौती और प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी कार्यवाही संघ में बजट से संबंधित है? तो कटौती प्रस्ताव। अगला है पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो कम से कम 6 महीने का अंतर जो है वो होना चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो ये लगभग 6 महीने का अंतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में सामान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो ये कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होना चाहिए। अगला है लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गण पूर्ति या कोरम कितना होना चाहिए? तो 1/10 का होना चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति या फिर कितने लोग मौजूद होने चाहिए वहाँ पे लोकसभा में? तो 1/10 होने चाहिए। अगला है संसद की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष डैश सत्रों में किया जाता है? तो 3 सत्रों में किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संसद की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष 3 सत्रों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है? तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा की अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, मतलब किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उसी लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो ये राज्यसभा हो जाएगा जो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन जो है वो कौन सा है? तो राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है, 552। अगला है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि राज्यसभा का जो है सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगला है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो उस सदन का अध्यक्ष नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? तो ये संसद भवन के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में संसद की इमारत को कहा जाता है संसद भवन। अगला है भारत की संसद के लोकसभा को डैश सदन भी कहते हैं? तो निम्न सदन कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की संसद में लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अगला है संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो वहाँ मौजूद कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। आप इसे याद रखेंगे कि संसद के दोनों सदनों में जैसे लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए वहाँ कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है।
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी है। तो ये हो जाएगी सुमित्रा महाजन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लोकसभा की अध्यक्ष भी रही हैं और इन्होंने ही मातोश्री पुस्तक लिखी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी है, तो सुमित्रा महाजन ने लिखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको बताया कि भारतीय संसद से एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।